हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका संदीप गुप्ता लेकर आया हूँ आज फिर से इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से 1500 MCQ सीरीज के कुछ और नए क्वेश्चन, जिसमें आज हम गवर्नर से संबंधित क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर एक क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको इसी में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन है कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्ति या फिर आपातकालीन शक्ति। तो देखिए दोस्तों, इसमें से सिर्फ जो वित्तीय शक्ति है वही राज्यपाल को प्राप्त होती है। बाकी जो तीनों शक्तियां हैं ये राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये किसे प्राप्त होती हैं? तो ये बाकी की जो तीनों शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। किसे प्राप्त होती हैं दोस्तों? ये राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो हमारे यहाँ पे जो राज्यपाल होता है वो प्रतिनिधि होता है तो राष्ट्रपति का, साथ ही जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति का पद बनाया गया है उसी तरीके से या उसी कार्य के लिए राज्य में राज्यपाल का पद बनाया गया है। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति के कार्यों में कुछ समानता है और कुछ तुलना भी है। समानता क्या है कि उस कल की वीडियो में बताया कि मैंने क्या क्या कार्य उसके होते हैं जो वो करता है, जैसे वित्तीय कार्य, विधायी कार्य, कार्यकारी कार्य, न्यायिक कार्य सारे करता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें सिर्फ राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल उन कार्यों को नहीं करता या नहीं कर सकता है। वो कौन कौन से कार्य हैं? तो वो कूटनीतिक शक्तियां सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, सैन्य शक्तियां सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, आपातकालीन शक्तियां सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। ये शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपने सुना ही होगा या पढ़ा होगा कि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। आपातकालीन शक्ति, फिर वो चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, वित्तीय आपातकाल हो, या फिर राष्ट्रपति शासन लगाना हो, तो ये भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में। कूटनीतिक शक्ति, यदि किसी भी देश के साथ चिट्ठी करनी है या कुछ भी समझौता करना है तो उस पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही वो साइन किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही समझौते किए जाते हैं। फिर वो चाहे राष्ट्रपति करे या खुद मोदी जी जाके या फिर कोई मोदी सरकार का कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री जाके कोई समझौता करता है तो भले करे वो, लेकिन लास्ट में जो होता है जिसके साइन होते हैं वहां पे राष्ट्रपति के साइन किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे वो समझौता किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो पूरे देश का राजा है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। यानी यदि उस साइन में या समझौते में, एग्रीमेंट में राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो ये माना जाएगा कि पूरे देश ने उस समझौते या एग्रीमेंट पे साइन कर दिए हैं। इसलिए वहां पे हर चीज राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि सिर्फ वित्तीय जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल को प्राप्त होती है, बाकी कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां जो हमारे राज्यपाल हैं उनको प्राप्त नहीं होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को नाम नामित कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों का नाम नामित करता है। आपके ऑप्शन है कुल संख्या का 5वां भाग, कुल संख्या का 6वां भाग, कुल संख्या का 4था भाग, या अपनी इच्छा से कितने भी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कुल संख्या का 6वां भाग, यानी जितनी भी टोटल संख्या होगी उसका 6वां भाग यानी 1/6, यानी टोटल का 1/6 जो है उसको राज्यपाल नामित करेगा, जो साहित्य कला विज्ञान में एक अच्छा या तो नाम होगा या उन्हें अच्छा इसका ज्ञान होगा, यानी अनुभव होगा। या तो उनका नाम अच्छा होगा या मतलब उनको एक्सपीरियंस होगा या उनको अनुभव होगा। उन्हीं लोगों का नाम यहाँ पे वो नॉमिनेट करता है, वो नामित करता है और उन्हें यहाँ पे नियुक्त कर देता है। तो कुल कितना? तो कुल संख्या का 6वां भाग यानी 1/6% जो होते हैं उसके, और राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए मनोनीत किए जाते हैं या फिर नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों राज्यपाल जो है वो राज्य विधानसभा में सिर्फ एक ही सदस्य की नियुक्ति करता है। कितने की? एक सदस्य की। और वो कौन होता है? तो वो होता है एंग्लो इंडियन। ठीक है, कौन होता है? वो एंग्लो इंडियन होता है या आंग्ल भारतीय होता है। ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही सदस्य की नियुक्ति करता है जो एंग्लो इंडियन या फिर आंग्ल भारतीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य के वार्षिक बजट को राज्य विधानमंडल के समक्ष कौन रखवाता है या कौन रखता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि बजट जो है वो कौन रखता है, राज्य विधानमंडल के समक्ष कौन रखवाता है। तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री परिषद। तो दोस्तों देखो, आपको ये तो पता ही है कि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति तो कहाँ रखता है? राष्ट्रपति संसद यानी सेंटर या केंद्र में रखवाता है। हम बात कर रहे हैं समय राज्य की, है ना, हम राज्य की बात कर रहे हैं। तो कौन होगा ऑप्शन? सीधी बात है बी ऑप्शन होगा, यानी राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वही बजट को राज्य विधानमंडल के समक्ष या सदन में रखवाता है। ठीक है, या उसके सदन में रखवाता है। ठीक है, वार्षिक बजट को सदन में रखवाता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। क्या कहा गया? वार्षिक बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा गया है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहा गया है? एनुअल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन से संविधान एक अनुच्छेद राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के बारे में बतलाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन कौन से संविधान के अनुच्छेद, एक नहीं है, संविधान के अनुच्छेद राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के बारे में बतलाते हैं। आर्टिकल 154, आर्टिकल 162, आर्टिकल 163 या फिर आर्टिकल 164। तो आपके ऑप्शन है ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी या फिर ए बी डी। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है सी या थर्ड, यानी ए सी और डी, यानी 154, 163 और 164। ये तीनों आर्टिकल ऐसे हैं जो कि हमारे राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के बारे में बतलाते हैं, जिसमें हमारा आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। आर्टिकल 154 कहता है कि राज्यपाल की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है, आर्टिकल 163 क्या कहता है, तो 163 कहता है कि अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा, ठीक है, अपने कार्यों को करने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा। यानी जो राज्यपाल होगा वो मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद की सलाहता से ही कार्य करेगा, ये कहता है 163। और जो 164 है यानी 164 वो कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होगी। क्या कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होगी, और यह जो उपबंध है वो राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियादी स्थिति के रूप में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन आर्टिकल जो है वो राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को दर्शाते हैं या उसे बतलाते हैं। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि ए, सी और डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर तय नहीं है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 35 वर्ष की आयु इसकी होनी चाहिए। ठीक है, 35 ईयर कम से कम आयु होनी चाहिए, तभी आप किसी राज्य के राज्यपाल बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभाओं में कोई भी धन विधेयक नहीं लाया जा सकता। ठीक है, रानी राज्य की विधानसभा में धन विधेयक लाने के लिए किसकी अनुमति चाहिए होती है, किसकी अनुमति के बाद ही राज्य विधानसभा में जो धन विधेयक है वो लाया जा सकता है, लाया जाता है। आपके ऑप्शन है महाधिवक्ता, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री परिषद। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी राज्यपाल। तो राज्यपाल की अनुमति के बाद ही राज्य विधानसभा में जो धन विधेयक है वो लाया जाता है या लाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले इसकी अनुमति लेनी आवश्यक होती है राज्यपाल की। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपका सही ऑप्शन होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, विधानमंडल, विधान मंत्री परिषद के विधान परिषद के मंत्री या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के द्वारा ही मंजूर किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है, ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है राज्यपाल द्वारा, उसे राज्यपाल जो जारी करता है उसे विधानमंडल द्वारा जो है वो मंजूर कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन यानी उसकी स्वीकृति नहीं मिली है और राज्यपाल द्वारा कोई अध्यादेश जारी कर दिया जाता है तो वो कितनी अवधि तक के लिए लागू रहता है। आपके ऑप्शन है 6 माह, 6 हफ्ते, 1 वर्ष, 1 माह। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी 6 हफ्ते या 6 वीक के लिए ये एप्लीकेबल रहता है। 6 हफ्ते तक ही एप्लीकेबल रहता है और जब अनुमोदन मिल जाता है तो वो 6 माह के लिए हो जाता है, यानी 180 दिन या 180 डेज के लिए हो जाता है। और यदि हम 6-7 हफ्ते की बात करें तो 42 है ना, यानी 42 डेज के लिए होता है, यानी 42 डेज के लिए ही होता है। 42 दिन कहते हो या फिर 6 हफ्ते कहते हो। यहाँ पे यदि अनुमोदन मिल जाता है तो फिर 180 दिन कह दो या 6 माह कह दो, इतने दिन के लिए वो फिर लागू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित या फिर इनमें से कोई नहीं है, इनमें है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, सरोजनी नायडू। ठीक है, सही ऑप्शन है सरोजनी नायडू, जो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इनका दोस्तों एक स्टेटमेंट है, एक कथन है जो बहुत फेमस है, वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
की जाती है। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है 153, 154, 155 या फिर 156। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी 155, यानी राज्यपाल की नियुक्ति जो है आर्टिकल 155 या अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ठीक है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है श्री प्रकाश, धर्मवीर, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी सरोजिनी नायडू। मैंने अभी आपको बताया था कि इनका स्टेटमेंट बहुत फेमस है, यही स्टेटमेंट है, इन्होंने ही दिया था राज्यपाल के समय जब राज्यपाल रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है ना खुद का फिर, कि राज्यपाल जो है एक सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। कि सोने का पिंजरा तो मिल गया उसे, लेकिन उसे कोई आज़ादी नहीं है, कोई अधिकार नहीं, बस उसके अंदर घुसा रहता है, उसके अंदर बना रहता है। बाकी कहने के लिए सोने का पिंजरा है, हाँ भाई सोने का पिंजरा है, पावर है, कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके हिसाब से ही चल रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य उन्होंने बताया है राज्यपाल को। ठीक है, और ये किसने कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री परिषद। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जो राज्यपाल होता है वही राज्य विधानमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लेकिन इसमें होता है क्या है कि मुख्यमंत्री नाम सजेस्ट करता है कि भाई इसको ये वाला पद देना, इसको ये पद देना, इसको ये विभाग देना, उसको वो विभाग देना, तो उस हिसाब से उनकी नियुक्ति करते जाता है। ठीक है, स्वाभाविक से नहीं करता, बल्कि मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा क्षमादान करने की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, यानी क्षमादान की जो शक्ति है उसे किस अनुच्छेद में है वो? तो इसके आपके ऑप्शन है, तो आपके इसमें ऑप्शन है 169 या फिर 161। ठीक है, 169, 161, 165 या फिर 163। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 161। तो 61 आर्टिकल के तहत जो है वो राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त की गई है, प्रदान की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? मतलब राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? आपके ऑप्शन है 123, 213, 214, 215। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी। आज राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो 213 के तहत करता है, यानी 213, और जो राष्ट्रपति जारी करता है वो 123। ठीक है, तो ये देखो आप 2 को यहाँ कर देना, 1 को यहाँ कर देना, और बाकी सेम है ना, 123 है, ये 213 है। ऐसे आप याद कर लेना कि 123 में गवर्नर प्रेसिडेंट है और 213 में गवर्नर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163 या फिर अनुच्छेद 164। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी 163, यानी अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह दी जाती है। तो राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 163 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधायिका का सत्रावसान तथा बंद करना किस अनुच्छेद में है? राज्य विधायिका को बुला के राज्य विधायिका को स्टार्ट करना, सत्रावसान करना, भंग करना किस अनुच्छेद के तहत आता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 175 और अनुच्छेद 176। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 174, यानी 174 के तहत ये कार्य वह करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति से परामर्श, ठीक है, राष्ट्रपति शासन नहीं है, राष्ट्रपति से परामर्श, राष्ट्रपति परामर्श किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति परामर्श किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है 217, 218, 219 या फिर 220। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी 217। आर्टिकल 217 के तहत ये चीज कही गई है ना। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति शासन से वो परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है दोस्तों, जरूर याद रखिए, क्योंकि हम एमपी के हैं और एमपी के पेपर देने वाले हैं, तो एमपी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं एमपी के राज्यपाल कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आपके ऑप्शन है श्री पट्टाभी सीतारामैया, श्री हरिविनायक, से के सी रेड्डी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, पट्टाभी सीता
रमैया। तो ये कब से कब तक रहे हैं? तो ये देखो आप, हमारा आपको पता होगा हमारा जो एमपी है, जो मध्य प्रदेश, वो अलग राज्य कब बना था, है ना, इंडिपेंडेंट राज्य कब बना? तो बना हमारा 56 में, 1 नवंबर 1956 को। तो सीधी बात है, यदि पहले यही है तो कब होंगे, तो कब से होंगे? तो 1 नवंबर 1956 से ये गवर्नर थे। तो ये पहले गवर्नर थे हमारे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, 1 नवंबर 1956। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? आपके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सरला ग्रेवाल, राजकुमारी अमृत कौर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, सरला ग्रेवाल। ठीक है, अभी कब से कब तक रही हैं भाई? कब से कब तक रही पहली महिला राज्यपाल? तो हमारी ये रही हैं 13 मार्च 1989 से लेकर 5 फरवरी, कब तक? 5 फरवरी 1990 तक रही हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारी महिला राज्यपाल थी पहली, जिनका नाम था क्या? सरला ग्रेवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन है? आपका ऑप्शन है भगवत दयाल शर्मा, राम नरेश यादव, ओपी कोहली, या फिर श्रीहरि विनायक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, श्रीहरि विनायक। ही जो है मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल है। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो इनका टाइम पीरियड था दोस्तों 14 जून 1957 से लेकर, 14 जून 1957 से लेकर 10 फरवरी, 10 फरवरी 1965 तक, लगभग लगभग आप कह सकते हैं 7 साल। ठीक है, लगभग लगभग ये 7 साल तक इस पद पर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निवास स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों आपको ये सब तो पता ही होगा कि इसका निवास स्थल कहाँ पे है। तो इनका निवास स्थल है भोपाल में। ठीक है, राज्यपाल का निवास स्थल और राज्यपाल और मुख्यमंत्री का निवास स्थल कहाँ होता है? राज्यपाल प्लस सीएम दोनों का निवास स्थल कहाँ, प्लस मंत्री सबका कहाँ पे है? भोपाल में। क्योंकि हमारी पॉलिटिकल कैपिटल कौन सी है? हमारी पॉलिटिकल कैपिटल है भोपाल, और कह सकते हो कि इकोनॉमिक कैपिटल हमारी इंदौर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख, सॉरी, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, और ताकि आपको जो भी अपडेट हो तुरंत प्राप्त होती रहे। और आई होप दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, जब तक आवश्यक ना हो तब तक बाहर ना जाएं, और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि फ्री का बहुत ही कम दिन रह गए हैं। तो मन लगा कर पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में हम। चलिए दोस्तों।